dear student, this is Arushi, your home science mentor. Welcome to this session. आज हम लोग इस सेशन में होम साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तंतु की मुख्य विशेषता नहीं है. देखिए, किसी भी तंतु का चुनाव हम उसकी विशेषता के आधार पर ही करते हैं, यानी जिस तंतु को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिस एम के लिए, उसके गुण जो है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन है दृढ़ता, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है चिपकना और ऑप्शन डी है लचीलापन. तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो लचीलापन है वो तंतु की विशेषता होती है. ठीक है, चिपकना भी है, कोहेसिवनेस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और दृढ़ता भी है, लेकिन डेंसिटी जो है वो मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता. तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, यानी जो घनत्व है वो किसी भी तंतु की मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है. ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है. तो ऑप्शन है 15 मार्च, 8 फरवरी, 10 दिसंबर और 16 मार्च. ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि 16 मार्च जो होता है उसको हम लोग विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में मनाते हैं ना. विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में मनाते हैं. ठीक है, ठीक. उसके बाद आता है आपका 10 दिसंबर. तो 10 दिसंबर जो है आपको पता ही होगा, आप जानते हैं कि मानव अधिकार दिवस मनाते हैं ना, मानव अधिकार दिवस. और 8 फरवरी ऐसा कोई सोशल डे नहीं होता है. ठीक है, 8 फरवरी ऐसा कोई सोशल डे नहीं होता. तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं और ये दोनों तो आपको पता ही है क्या हो गया, तो आपका बचता क्या है 15 मार्च. यानी 15 मार्च ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा. यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो हम 15 मार्च को मनाते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या रहा है, वेस्ट कोट पर लगाई जाने वाली जेब कौन सी. ठीक है, तो आप जानते हैं कि वेस्ट कोट पे जो जेब होती है वो क्या होती है. तो चलिए देखते हैं. ऑप्शन क्या है हमारे. ऑप्शन है कंगारू पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, स्लैंट पॉकेट, फ्लैट पॉकेट. ठीक है, तो आप जानते हैं कि वेस्ट कोट जो होती है वो जो कुर्ते पजामे के ऊपर से हाफ कोट पहनते हैं ना, हाफ कोट पहनते हैं, हाफ जैकेट होती है, उसको हम वेस्ट कोट कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कंगारू पॉकेट. कंगारू पॉकेट जो वो हुडी में लगाई जाती है. जो विंटर्स में हम हुडी पहनते हैं ऐसे, उसमें आगे बड़ी सी पॉकेट होती है जो बीच में आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, दोनों साइड से ओपनिंग होती है और वो बड़ी सी पॉकेट होती है. सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कंगारू का होता है आगे सैक जिसमें वो अपना बेबी रखता है, वैसी पॉकेट होती है, उसको हम कंगारू पॉकेट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वेल्ट पॉकेट. तो वेल्ट पॉकेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. आपने देखो, ये पतली सी यहाँ पे छोटी सी पॉकेट होती है और छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग होती है. अक्सर इसको हम लोग वेस्ट कोट के ऊपर हैंकी वगैरह ऐसे रख के डेकोरेट करते हैं या फिर ब्रॉच भी लगाते हैं इससे, उसको हम डेकोरेट करते हैं ना, वैसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो. और उसके बाद आता है स्लैंट. स्लैंट जो है वो हमारे ट्राउजर्स में लगा होता है. ट्राउजर्स में आपने देखा होगा कि साइड एक होती है जो सामने से फ्रंट पे ऐसे डीप पॉकेट होती है जो जीन्स वगैरह में होती है, और एक होती है ट्राउज़र में ऐसे साइड से ऐसे पॉकेट होती है, साइड से ओपनिंग होती है उसकी, ऐसे स्लिट की तरह ओपन होता है, ऐसे तिरछी पॉकेट, उसको हम कहते हैं स्लैंट पॉकेट. ठीक है, उसको हम स्लैंट पॉकेट कहते हैं. उसको बताती है फ्लैप पॉकेट. तो फ्लैप पॉकेट जो है वो आपने देखा होगा कि आर्मी पैंट्स में जो आर्मी के होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनकी जो पॉकेट होती है उस पर ऐसे फ्लैट ढक्कन जैसा होता है. फिर जॉगर्स जो हम लोग पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं, लूज़ वाली पैंट होती है, नीचे रबर ऐसे लगा होता है, तो उसमें भी ऐसे फ्लैप वाली पॉकेट होती है, उसको हम फ्लैप पॉकेट कहते हैं. तो वेस्ट कोट में जो लगाई जाती है कंगारू पॉकेट हुडी में लगती है. ठीक है, स्लैंट पॉकेट ट्राउजर्स में होती है और फ्लैप पॉकेट जो है वो आपके जॉगर्स में होती है. तो बचता क्या है वेल्ट, यानी वेल्ट पॉकेट ही क्या होगी हमारा सही आंसर हो जाएगा. तो सही आंसर क्या है, ये होगा नहीं आपका, ये होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा. तो बचता क्या है वेल्ट पॉकेट, यानी जो वेस्ट कोट में लगाई जाने वाली पॉकेट है वो क्या होगी वेल्ट पॉकेट हो जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में हुआ था. ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2011. तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ जो है वो 86वें जो 86 संविधान संशोधन था ना, संविधान संशोधन इसके अंतर्गत हुआ था. और कब हुआ था 2001 में. और उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, वो उस टाइम पे चल रही थी 9वीं पंचवर्षीय योजना ना. 9 5th ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान जो था वो उस समय चल रहा था. और 9 5 ईयर प्लान का जो टाइम था वो था हमारा 1997 से लेके 2002 तक का. तो इस टाइम पे ये सर्व शिक्षा अभियान दिवस
स्टार्ट हुआ था, जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2001। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहते हैं? यानी जब बीच में घर बना हो, जैसे एक प्लॉट है, प्लॉट में बीच में घर हो और चारों तरफ से जो जिस मानक पे उस जगह को छोड़ा जाता है, घर के अलावा जो जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? लॉबी, ऑप्शन बी क्या है? पोर्च, ऑप्शन सी है बालकनी एंड ऑप्शन डी है भूदृश्य। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि लॉबी जो होता है वो आपने देखा होगा पहले के समय में हमारे आंगन होता था, बीच में जगह होती थी खाली हॉल जैसी और साइड साइड से रूम होता था, तो उसको हम कहते हैं लॉबी। ठीक है, ऑप्शन बी आता है पोर्च। पोर्च जो होता है वो घर के बाहर जो जगह होती है, अक्सर पिलर वगैरह पे लगा के थोड़ा सा पोर्टिको बनाते हैं, उसको हम पोर्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बालकनी, तो आप जानते हैं बालकनी तो सिंपल सी चीज़ है कि घर के बाहर जो ऊपर छत पे होती है ऐसे बाउंड्री लगा के बनाते हैं, उसको बालकनी कहते हैं। तो ऑप्शन बच क्या रहा है? भूदृश्य। जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ना, भले आपको वो आंसर ना आ रहा हो, लेकिन जब आप उसको एलिमिनेट करते हैं तो आपकी नॉलेज भी फिर से रिवाइज होती है और आपको आंसर भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? भूदृश्य हो जाएगा। यानी जो घर के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने का मानक होता है ना, उसको भूदृश्य कहते हैं। तो ऑप्शन सही क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूदृश्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो पीलिया जो है उसमें क्या होता है कि बाइल पिगमेंट का इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होता है, हमारी आइज़ जो है वो येलो हो जाती हैं, हमारे नेल्स भी येलो होने लग जाते हैं ना, चेहरा भी पीला पड़ जाता है। तो वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? देखिए, बाइल जो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। वो स्टोर भले होता है सैक में, पित्ताशय में, भले वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन फॉर्मेशन कहाँ होता है उसका लीवर में होता है। तो बाइल पिगमेंट के ही इकट्ठा होने पे जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। तो जब लीवर में फॉर्मेशन हो रहा है तो पिगमेंट भी इकट्ठा होगा, तो वो किसको अफेक्ट करेगा? वो तो हमारे लीवर को ही इफेक्ट करेगा ना। तो ऐसा सही क्या हो जाएगा? पीलिया रोग में मानव शरीर पीलिया रोग जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लीवर को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कई बार होता है नहीं को छोड़ देते हैं और गलत ऑप्शन लगा के चले आते हैं। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? देखिए कसूती जो होती है वो कर्नाटका की सिलाई है। ठीक है, कर्नाटका की जो कढ़ाई होती है उसको कसूती सिलाई कहते हैं। ठीक है, तो कसूती में 4 तरह के यूज़ होते हैं, सिलाई 4 तरह की सिलाई यूज़ होती है। कौन कौन सी? गवंती होती है, ठीक है, मेथी होती है ना, गवंती है, मेथी है, मुर्गी भी है, एक और होती है जिसको नेगी कहते हैं ना, एक और सिलाई होती है जिसको हम नेगी कहते हैं। लेकिन फंदा जो है ये कसूती कढ़ाई में नहीं आता है। ठीक है, कसूती कढ़ाई में जो है फंदा नहीं आता। ये जो है उत्तर प्रदेश की जो चिकन की कढ़ाई होती है ना, उसमें फंदा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यानी गवंती, मेथी, मुर्गी और नेगी, ये चारों तो कसूती की कढ़ाई है, कसूती की सिलाई में आता है, लेकिन फंदा जो है वो नहीं आता। पूछ क्या रहा है? नहीं। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा ही गलत है, यानी जो नहीं होती है उसका आंसर पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि चावल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे ग्लूटेलिन हो जाएगा, स्क्रीन हो गया है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि चावल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो आप जानते हैं कि लाइसिन और थ्रियोनिन जो है ये तो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो ये तो प्रोटीन तो है नहीं, तो पहले यही एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब बचता है आपका ग्लूटेन और ग्लूटेलिन। तो आप जानते हैं ग्लूटेन जो है तो गेहूँ का प्रोटीन होता है ना, गेहूँ में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? ग्लूटेन होता है, तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे हम। तो हमारा बचता क्या है? ग्लूटेलिन। यानी चावल में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन जो है वो ग्लूटेलिन है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन गृह विज्ञान में नहीं किया जाता? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन गृह विज्ञान में नहीं किया जाता? ये वात विज्ञान नहीं, ये वस्तु विज्ञान होगा, ये वस्तु विज्ञान होगा। तो ऑप्शन क्या है? प्रारंभिक बाल शिक्षा ना, यानी एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन। ऑप्शन बी है वस्त्र विज्ञान, ऑप्शन सी है यांत्रिक इंजीनियरिंग और ऑप्शन डी है परिवार संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा? देखिए प्रारंभिक बाल शिक्षा ये तो है ही, होम साइंस में होम मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें, तो एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन तो इसमें आएगा ही तो ये तो सही ही है। उसके बाद आता है वस्त्र विज्ञान। तो आप जानते हैं टेक्सटाइल जो है वो एक
बैकबोन है होम साइंस का, ठीक है, तो वो भी आएगा। परिवार संसाधन प्रबंधन, ये भी होम साइंस के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या नहीं आता है, तो वो है यांत्रिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। यानी पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन गृह विज्ञान में नहीं किया जाता, तो नहीं किसका आंसर दिया, किसका अध्ययन नहीं किया था, वो है यांत्रिक इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या उद्देश्य होता है किसी भी रोगी को आहार देने से पहले, कि हम किस उद्देश्य से उसको आहार देते हैं, ताकि वो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके, उसको प्रॉपर डाइट मिले, ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए, ठीक है, बैलेंस डाइट उसको दिया जाए। तो ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देना, ऑप्शन बी है संतुलित भोजन देना, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, यानी जितने भी न्यूट्रिशंस की कमी है तो उसको फुलफिल करना। उसके बाद सामान्य पोषण को संतुलित करना, यानी जो हम बेसिक न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसकी जगह हम उसको बैलेंस डाइट दे सकें, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो पाए। पहली बात तो वो बीमार है, ठीक है, तो उसको वैसे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सामान्य पोषण को संतुलित करना, बिल्कुल सही है। पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, ये भी सही है। संतुलित भोजन देना, ये भी सही है। लेकिन स्वादिष्ट भोजन देना ये कोई नियम नहीं होती है। स्वादिष्ट भोजन तो हम बिना स्वादिष्ट भोजन दिए भी हम उसको सही कर सकते हैं, तो ये कोई बेसिक नियम नहीं है, ये उद्देश्य नहीं होता हमारा कि हम स्वादिष्ट भोजन ही उसको देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, वो है हमारे, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, और बचता क्या है हमारा, स्वादिष्ट भोजन देना है। यानी किसी भी रोगी को रिकवर करने के लिए या फिर किसी भी रोगी को देने वाले भोजन का उद्देश्य जो है वो स्वादिष्ट भोजन देना नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।